हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 जो कि है वो हम कवर कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में हमने बहुत कुछ ओबी का कवर कर लिया है, सो वो भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। सो हम आज कवर करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को और इसे हम स्टार्ट करेंगे। There are two men prominent psychologists, namely Sigmund Freud and Erikson, that describe the development of personality. ठीक है, सिगमंड फ्रूड और एरिक्सन है जिन्होंने डिस्क्राइब किए हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिगमंड फ्रूड वाला होता है, तो वही देखेंगे हम। एरिक्सन वाला 8 स्टेजेस बताइए, वो हम कवर करेंगे। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो एरिक्सन ने क्रिटिसाइज किया है जो फ्रूड का एम्फेसिस है ऑन बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर का, उसका इन्होंने क्रिटिसाइज करके अपनी एक न्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी बोल सकते हैं वो बताइए, स्टेजेस बताइए। ठीक है, तो एरिक्सन ने स्टेब्लिश की है 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इन्होंने एक मतलब 8 स्टेजेस के थ्रू बताया है कि एक पर्सन का डेवलपमेंट धीरे 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 करके कैसे होता है। जैसे पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ थोड़ा मतलब बिल्कुल चाइल्ड ही होता है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, फिर उसके बाद में थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा, फिर एडल्ट होएगा, फिर उसके बाद में आगे की उसकी प्रोसेस। ऐसे उन्होंने 8 स्टेज में इसको बताया है। उन्होंने डिस्क्राइब की है ईच स्टेज को एक स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे, जो कि सक्सेसफुल होती है, जो कि मस्ट बी सक्सेसफुल होती है, रिजोल्व बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, दिस 8 स्टेजेस आर एक्सप्लेन बिलो। ये रही वो स्टेजेस। सबसे पहले इन्फेंट की बात होती है। इन्फेंट जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है। ठीक है, इन्फेंट में 2 स्टेजेस होती है, या तो वो ट्रस्ट करता है या मिसट्रस्ट करता है। ठीक है, फिर एक आती है सेकंड स्टेज टोटलर, जिसको उसके अंदर क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, ऑटोनोमी की होती है, या फिर शेम एंड डाउट की होती है। फिर आता है एक प्री स्कूलर, जिसमें इनिशिएटिव एंड गिल्ट वाली फील करता है वो। ग्रेड स्कॉलर इंडस्ट्री इंफीरियरिटी, टीनेजर आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन, यंग एडल्ट इंटीमेसी आइसोलेशन, मिडिल एज एडल्ट जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, और ओल्डर एडल्ट में इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर। पढ़ेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, बट एक बता दिया है मैंने इस स्लाइड के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको डायरेक्ट याद करना हो तो आप इस स्लाइड के थ्रू याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं अपनी स्टेज में। तो इसमें सबसे पहले बताया हुआ है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ये लाइफ की फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, अ चाइल्ड रिजोल्व द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ठीक है, इसमें चाइल्ड क्या करता है, सोल्व करता है अपनी फंडामेंटल जो प्रॉब्लम होती है कि किस पर ट्रस्ट करे, किस पर ना करे। जैसे कि एक इन्फेंट होता है, वो रिसीव करता है लव एंड केयर। ठीक है, उसको काफी सारा प्यार मिलता है, उसके प्रति सब केयर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या डेवलप होता है, उसका सेंस ऑफ ट्रस्ट फॉर अदर पीपल। ठीक है, और वेयर्स मिसट्रस्ट डेवलप फ्रॉम अ लैक ऑफ लव एंड केयर। और जो उसको प्यार नहीं करता, उसकी केयर नहीं करता, उसके प्रति उसका मिसट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, और दिस पीरियड हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड्स फ्यूचर इवेंट। और इस पीरियड का काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है चाइल्ड के जो फ्यूचर स्टेजेस या इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर। सेकेंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। A child's independence begins to develop in the second and the third year of life. जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेज है, इसमें जो एक बच्चा होता है उसकी इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है डेवलप होना। A sense of autonomy will emerge if the child is permitted to govern those parts of life that child is capable of controlling. If the child often faces rejection from adults, a sense of self-doubt and humiliation likely to emerge. इसमें ये बात की गई है कि अगर आपको ऑटोनॉमी मिल रही है, ठीक है, चाइल्ड को परमिट किया गया, गवर्न किया गया है,
और वो केपेबल, खुद चाइल्ड केपेबल है कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। और अगर ये सब उस फेसेस रिजेक्शन हो रहे हैं एडल्ट से, तो उसके बीच में क्या आएगा, सेंस ऑफ सेल्फ डाउट आएगा और ह्यूमिलिएशन वाली बात होगी। यहाँ पे ऑटोनोमी एंड शेम एंड डाउट वाली बात कही गई है। नेक्स्ट फिर स्टेज आती है उसकी प्ले एज। प्ले एज में एक बच्चा 4 से 5 साल की उम्र का होता है जो कि क्यूरियस होता है अपनी एबिलिटी को लेकर। अ चाइल्ड विल एक्वायर अ फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव। इसमें चाइल्ड एक्वायर करना स्टार्ट करता है फीलिंग्स को इफ ही इज इनकरेज टू ट्राई एंड अटेंड अप्रोप्रिएट कोर्स। ठीक है, इसके अंदर वो एक्वायर करता है इनिशिएटिव, कुछ मतलब इनिशिएट करूं। अगर वो इनकरेज होता है किसी चीज को करने के लिए, ट्राई करता है और उसके पास में अप्रोप्रिएट गोल्स होते हैं, तो इफ द चाइल्ड इज कंट्रोल एंड मेड टू फील इनकम्पिटेंट ही विल डेवलप रिमोर्स एंड अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर उसके साथ में जो वो चाहता है, इनिशिएटिव करना चाहता है, फील करता है और वो कुछ भी न्यू करने के लिए उसके कुछ गोल्स है और वो ट्राई कर रहा है और उसको और वो चीज कंट्रोल की जा रही है, ठीक है, और उसको इनकम्पिटेंट फील कराया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर रिमोर्स होगा, डेवलप होगा और उसके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट स्टेज है स्कूल एज। A child learns numerous new skills and develops social talents between the age of 6 and 12. इस स्टेज में एक स्कूल एज में 6 to 12 बताया गया है, जिसमें क्या होता है, चाइल्ड काफी सारी न्यू स्किल्स एंड डेवलप्स होते हैं उसकी लाइफ में। वो सोशली जो होता है उसके इन्वायरमेंट में, वहां से वो सीखता है, एक्वायर करता है। A child will acquire a sense of enterprise if he sees actual progress at a rate that is appropriate for his ability, where in the opposition scenario, a child will acquire a sense of inferiority. यानी कि चाइल्ड एक्वायर करता है सेंस ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि इसमें वो देखता है एक्चुअल प्रोग्रेस, ठीक है, जो कि अप्रोप्रिएट होती है उसकी एबिलिटी के लिए। और अगर इसका अपोजिट हो रहा है तो चाइल्ड क्या एक्वायर करेगा, सेंस ऑफ इंफेरियरिटी एक्वायर करेगा। ये फोर्थ वाली स्टेज है जो हमने पढ़ा, इंडस्ट्री इंफीरियरिटी, ठीक है, ग्रेड स्कूलर की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है अडोलसेंस। द प्रॉब्लम ऑफ अडोलसेंस इज गेनिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ये एडल्टहुड के पहले की स्टेज होती है। उसके जो एडल्ट होता है उसके पहले भी एक और आता है, मतलब ये एक तो पहले की स्टेजेस है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ, अब इसमें एडोलसेंस की प्रॉब्लम क्या होती है, वो चाहते हैं, वो गेन करना चाहते हैं सेंस ऑफ आइडेंटिटी। होता है ना बच्चों के अंदर, चाहते हैं मेरी एक पहचान हो, ठीक है, मुझे सब पहचाने, एक होता है पॉपुलैरिटी वाली बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेदर देन बीइंग कंफ्यूज अबाउट हु आर rapid biological changes, the adolescent is stimulously attempting to distinguish himself or herself as socially distinct from the parents. यहाँ पे क्या होता है, adolescence होता है, वो गेन करना चाहता है अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को, करना चाहता है, बट वो खुद वो उस चीज की तरफ नहीं जाना चाहता कि मैं खुद कौन हूँ, ठीक है, उसमें ना जाके वो चाहता है कि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी हो। ये जो रैपिड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उस दौरान होते हैं, एडोलसेंस स्टेज के दौरान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो चाहता है सोशली डिस्टिंक्ट होना चाहता है अपने पेरेंट्स के साथ में। द ऑटोनॉमी, एंटरप्राइज एंड इनिशिएटिव एस्टेब्लिश इन अर्लियर स्टेज आर क्रिटिकल इन असिस्टिंग द टीनेजर टू इफेक्टिवली रिजॉल्व द इश्यू एंड प्रिपेयर फॉर एडल्टहुड। ये बात हो गई यहाँ पे आइडेंटिटी वाली और रोल कंफ्यूजन वाली। स्टेज है अर्ली एडल्टहुड। द यंग एडल्ट इन हिज और हर 20 फेसेस द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ जाती है अगेंस्ट आइसोलेशन। The feeling of identity acquired throughout the adolescence permit the young adult to begin building meaningful and enduring relationship. इसमें रिलेशनशिप वाली बात, इंटीमेसी वाली बात कही गई है और कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आ जाती है एडल्टहुड वाली बात। इस स्टेज में क्या होता है, एडल्ट जो होता है चूज करता है किस किस के बीच में, जनरेटिविटी और सेल्फ अब्जॉर्प्शन के बीच। अब सेल्फ अब्जॉर्ब इंडिविजुअल क्या होता है, कभी नेवर लर्न टू सी बियॉन्ड देमसेल्फ, वो कभी भी खुद से ज्यादा सीखता नहीं है। इंडिविजुअल नेवर लर्न टू सी बियॉन्ड देमसेल्फ,
ठीक है। इसमें वो क्या हो जाता है, प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है किसके साथ में, मेंटेनिंग एंड एडवांसिंग देयर करियर्स। इसमें वो चाहता है, मेंटेन करता है और एडवांस करना चाहता है अपने करियर को, एंड दे नेवर लर्न टू केयर अबाउट द वेलबींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वो देमसेल्फ, मतलब वो खुद के सामने और किसी चीज को नहीं देखता है, ठीक है, वही बात की गई है यहाँ पे। और वो कभी भी लर्न नहीं करना चाहते, नेवर लर्न टू केयर अबाउट द वेलबींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन टू विच दे बिलोंग और द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। इसमें ऑर्गेनाइज, वो बस वही चीज बताई गई है कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो दूसरों का फ्यूचर जनरेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, बस यही बात है। जनरेटिव इंडिविजुअल परसीव द वर्ल्ड एज मच लार्जर देन देमसेल्फ। ये जनरेटिविटी और सेल्फ अब्जॉर्प्शन की बात की गई थी, तो सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हमने पढ़ा, जो कि कभी लर्न नहीं करना चाहते टू सी बियॉन्ड देमसेल्फ। और जो जनरेटिविटी वाले होते हैं वो परसीव करते हैं वर्ल्ड को एज मच लार्ज देन देमसेल्फ। यहाँ पे वो साथ में लेके चलने वाली बात कहते हैं। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, सोसाइटल ग्रोथ की बात करते हैं वो, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। दे स्टार्ट टू एक्सर इन्फ्लुएंस दैट इज एडवांटेज टू देयर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बस वही बात है, इसमें कंफ्यूज होता है तो इंटीग्रिटी पे आ जाता है, डिस्पेयर पे आ जाता है, ठीक है। एक आता है मैच्योर adulthood. An individual is developed as a very mature individual. He has gained a sense of wisdom or disappear and has an insight and perspective. ये लास्ट वाला था, ये था जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन वाला। ये है हमारा ओल्डर या मेच्योर बोल सकते हैं, इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर वाला, ठीक है। इसमें या तो वो विजडम हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, ठीक है। एंड वो अर्न करता है इंसाइट एंड पर्सपेक्टिव, जो कि ट्रूली लीड करते हैं फ्यूचर जनरेशन को। जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले इन्फेंट होता है, इसको बेसिक मिसट्रस्ट होता है और ट्रस्ट वाली बात होती है। फिर वो थोड़ा टोडलर चलने जैसा हो जाता है, बच्चा ही रहता है, इसमें ऑटोनोमी या शेम एंड डाउट वाली बात आ जाती है। फिर प्री स्कूलर में इनिशिएटिव एंड गिल्ट वाली बात आ गई। स्कूल एजर में इंडस्ट्री एंड इन्फिनिटी की बात आ गई, यहाँ पे मेथड एंड कॉम्पिटेंस वाली बात है। फिर वो अडोलसेंट में हुआ तो उसमें आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन वाली चीज आ गई। यंग एडल्ट में इंटीमेसी एंड आइसोलेशन वाली चीज आ गई। मिडल एज में कौन सी आई, जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन में। ओल्डर एडल्ट या मैच्योर एडल्ट के अंदर आ गया ईगो, इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर वाली। यहाँ पे भी देख लेंगे एक बार और, एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेज ईयर बताया गया। इन्फेंसी में 1 ईयर को बताया गया, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 3, प्री स्कूल में 4 से 5, मिडिल चाइल्डहुड में 6 से 11, अडोलसेंट 12 to 18, यंग एडल्टहुड 18 to 35, मिडिल एज 35 to 65 और ओल्ड एज ओवर 65, ठीक है। इन्फेंसी, इसके अंदर क्या होता है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट वाली बात आ जाती है, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, होप, और इसको इन्फ्लुएंस क्या करता है, मैटरनल। अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी और शेम वाली बात होती है, विल पावर स्ट्रेंथ होती है इसमें, और पेरेंट्स और एडल्ट दोनों की बात होती है यहाँ पे। प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें पर्पस स्ट्रेंथ है इनका, पर्पस, पेरेंट्स फैमिली एंड फ्रेंड्स आ जाएंगे। मिडिल चाइल्डहुड में इंडस्ट्री इन्फेरिटी की बात हो रही है, यानी कॉम्पिटेंस की बात हो रही है, और ये स्कूल में होगा। अडोलसेंस में आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन, इसमें पीयर्स की बात होगी जिसके साथ आप काम करते हैं। यंग एडल्टहुड में इंटीमेसी, आइसोलेशन, लव की बात होगी, स्पाउस, लवर एंड फ्रेंड्स के बारे में। मिडिल एज में जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, केयर की बात होगी, फैमिली एंड सोसाइटी को लेके। ओल्ड एज में बात होगी इंटीग्रिटी और डिस्पेयर की, यानी कि इसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होगी विजडम, ठीक है। और इसी के साथ में इसका इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस क्या करेगा, इसको इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा ऑल ह्यूमंस, क्योंकि इसमें एज कितनी हो गई है, ओवर 65। ये हमने पढ़ा एरिक्सन का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। अब हम पर्सनैलिटी का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है
organization behavior को. The personality traits of employee are used to analyze their behavior and to build appropriate tactics to cope with their behavior. यानी कि पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स होते हैं किसके, एक एम्प्लॉय के, जो यूज करता है एनालाइज करने के लिए अपने बिहेवियर को और बिल्ड करता है अप्रोप्रिएट टैक्टिक्स ताकि वो कोऑपरेट कर सके खुद के बिहेवियर के साथ में. अब हम कुछ फॉलोइंग्स एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को. उसमें फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑथोरिटेरिज्म. ठीक है, इसको ये टर्म है जो कि यूज्ड की गई है कैरेक्टराइज पीपल के द्वारा जो कि नेगेटिव परसेप्शन लेके बैठे हैं जॉब एंड वर्कर्स के लिए. ठीक है, ऑथोरिटेरियन पर्सन often see obedience to authority as vital, have a negative attitude about people, adhere to traditional value system regarding people and work, are highly inflexible, are opposed to making a decision based on feeling and emotions. ये ऑथोरिटेरिज्म में किसकी बात हो रही है? इसमें उन लोगों की बात हो रही है जो कि नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं अपने जॉब को लेके और अपने साथ में काम करने वाले वर्कर्स को लेके. ठीक है, इसमें ऐसे लोगों को देखा जाता है जो कि ऑथोरिटी को इम्पोर्टेंट समझते हैं, ओबीडियंस होते हैं ऑथोरिटी को लेके. ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं लोगों को लेके, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम के प्रति काम करना चाहते हैं, हाईली इनफ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी जाना पसंद नहीं करते हैं, और ये आर अपोज टू मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस. ये फीलिंग और इमोशन को ध्यान में नहीं रखते. ठीक है, अपोज्ड होते हैं. ठीक है, तो सच इंडिविजुअल वांट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड जॉब इन्वायरमेंट. तो इस तरह के इंडिविजुअल को क्या नीड है कि वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड जॉब इन्वायरमेंट में काम करे जो कि गाइडेड हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू. ये प्रेफर करते हैं ऑटोक्रेटिक और डायरेक्टिव लीडरशिप को, और रेस्पेक्ट करते हैं जो कि हायर होते हैं पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में, और आल्सो वांट रेस्पेक्ट फ्रॉम दोस हु वर्क फॉर देम. ऐसे इंडिविजुअल क्या होते हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड. ये क्या चाहते हैं हम? वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड जॉब इन्वायरमेंट गाइडेड हो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू. और ये प्रेफर क्या करते हैं? ऑटोक्रेटिक और डायरेक्टिव लीडरशिप हो. ठीक है, और रेस्पेक्ट दोस हु आर इन हाई. और ये मतलब समझते हैं कि मिडल वाले इनकी तो कोई नीड ही नहीं है, हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी पोस्ट पे उसकी बस रेस्पेक्ट करो. ठीक है, और ये चाहते हैं कि इनको भी रेस्पेक्ट मिले दूसरे से, बट हम नहीं करेंगे दूसरों की रेस्पेक्ट. बस हम जो बड़ी पोस्ट पे है जिससे हमें खतरा है उससे हम चाहेंगे कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें बस. तो ये पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे फैक्टर्स. और भी है लोकस ऑफ कंट्रोल. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? द बिलीफ अबाउट द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन इज फ्रॉम द लोक ऑफ कंट्रोल. बिलीफ है आपको अपने रिजल्ट पे, जो कि आपने किया है उस काम के, जो रिजल्ट आया है उसके प्रति आपको बिलीफ है. यानी कि इसको देखेंगे अच्छे से. कुछ पीपल जो कि फील करते हैं कि उनका टैलेंट एंड एबिलिटी इम्पैक्ट करता है रिजल्ट किसी भी एक्टिविटी का. ठीक है, और अदर थिंक करते हैं दैट एक्सटर्नल फैक्टर सच एज फैट और चांस इम्पैक्ट देयर आउटकम. और कुछ सोचते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं आउटकम को. Individuals who feel they have control over what happens to them are termed internal, where those who believe it is governed by other forces such as luck or chance are called external. यानी कि जो इंडिविजुअल फील करते हैं कि उनको कंट्रोल, दे हैव कंट्रोल, वो सोचते हैं कि हमारा कंट्रोल है जो भी चीज हो रही है, तो ये तो होगा इंटरनल. और जो सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये गवर्न होते हैं काफी अदर फोर्सेस से जैसे कि लक और चांस, तो उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल. इंटरनल्स जो होते हैं वो टिपिकली मोर सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से और मोर एक्टिव होते हैं सीकिंग आउट इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन देन एक्सटर्नल. वही तो बात है, क्योंकि ये सोचते हैं, हम ये फील करते हैं कि उनके टैलेंट और एबिलिटी का इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए वो सेटिस्फाइड भी है जॉब से. वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हम काम करें क्योंकि हमारी वजह से रिजल्ट इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, और जो एक्सटर्नल होते हैं वो सोचते हैं नहीं इस चीज को, तो एक्सटर्नल आर मोर लाइकली टू बी एब्सेंट फ्रॉम देयर वर्क. वो तो सोचते हैं ना कि एक्सटर्नल से ही काम हो रहा है, बाहर की चीजों से ही. ठीक है, ये लेस सेटिस्फाइड होते हैं, लेस कमिटेड होते हैं टू देयर जॉब्स एंड द इंटरनल. मैचफेलिनिज्म.
ठीक है, ये एक नेम्ड है मैकियावेलिनिज्म, जो कि किसने दिया है, निकोलिया मैकियावेली ने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इंडिविजुअल की टेंडेंसी है जो कि मैनिपुलेट करती है दूसरों को इन ऑर्डर टू गेन एंड अचीव पावर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिविजुअल की टेंडेंसी होती है कि वो मैनिपुलेट करते हैं अदर को, किस ऑर्डर में, गेन करने में और अचीव करने में पावर को। आगे और देखेंगे, सच पीपल्स आर मोर इंक्लाइन टू बी एक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। कुछ लोग होते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स के साथ में, और दोज इंडिविजुअल हु एग्जिबिट दिस एट्रीब्यूट विथ ग्रेटर इंटेंसिटी आर नोन एज हाई मैक्स। इसी का शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल होते हैं जो कि एग्जिबिट करते हैं इस एटीट्यूड को विद ग्रेटर इंटेंसिटी, उसको हाई मैक्स बोलते हैं। और हाई मैक्स मीन्स जो कि मोर रियलिस्टिक होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, विलिंग करते हैं यूज करना, टू यूज एनी मीन्स टू अटेन देयर गोल। ये कुछ भी करके अपने चाहते हैं कि हमारा गोल कंप्लीट हो, रियलिस्टिक होंगे, इमोशनली इनको इतना वो इफेक्ट नहीं करेगा, इमोशनली स्टेबल होते हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं मोर एंड जनरली विन मोर, मैनिपुलेट भी ज्यादा करेंगे, इस चक्कर में ज्यादा जीतते भी हैं। दे आर मोर लाइकली टू बी सक्सेस इन एनवायरमेंट विद फ्यू रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन एंड आर मोर सेल्फ अश्योर्ड एंड हैव हायर सेल्फ स्टीम। दे परफॉर्म वेल इन जॉब, दे आर मोर रिवॉर्डिंग और दैट डिमांड बार्गेनिंग स्किल्स। ये मैनिपुलेट करेंगे और जनरली जीतते भी ज्यादा है। ये सक्सेस होते हैं अपने इन्वायरमेंट में विद कुछ ही रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, और ये सेल्फ अश्योर्ड होते हैं और हाईली सेल्फ स्टीम भी होते हैं। ये परफॉर्म भी वेल करते हैं जॉब्स में और मोर रिवॉर्डिंग भी होते हैं और डिमांड भी करते हैं ज्यादा बार्गेनिंग स्किल्स को। नेक्स्ट है अचीवमेंट ओरिएंटेशन। ये पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट है जो कि यूज किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए इंडिविजुअल के बिहेवियर को वर्क प्लेस के अंदर। An individual having a strong desire to succeed will make continuous attempt to do things better. एक इंडिविजुअल होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है ताकि वो सक्सेस हो, नहीं, एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है, मैं सक्सेस हूं कंटिन्यूस अटेम्प्ट में अच्छा काम करके। ठीक है, तो सच इंडिविजुअल आर कन्फाइड दैट देयर फेलियर और सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ देयर ओन टैलेंट एंड फ्लॉस एज वेल एज देयर ओन एक्शन। कुछ जैसे इसमें बताया गया ना, इसमें प्रिडिक्ट किया जाता है आपके वर्क के आधार पर, ठीक है, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर। तो कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं ना, वो समझते हैं कि जितना अच्छा हम काम करेंगे, जितना अच्छा हम धीरे धीरे करके अटेम्प्ट कर करके काम करेंगे, उतना ही हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग, उतना ही स्ट्रॉन्ग डिजायर को लेके वो अगर वो काम करेंगे तो उतने ही वो सक्सेस होंगे। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल कन्फाइज्ड होते हैं कि फेलियर और सक्सेस क्या है उनका, वो फेलियर और सक्सेस रिजल्ट है उनके खुद के टैलेंट और फ्लोस का, जो कि वो काम करते हैं उस दौरान परफॉर्म किया गया टैलेंट एंड फ्लोस विद देयर एक्शन। ठीक है, तो दिस इंडिविजुअल डिसलाइक परफॉर्मिंग इजी जॉब बिकॉज दे नॉट अपीयर टू बी चैलेंजिंग नॉट टू डू एनी जॉब परफॉर्मिंग टफ टास्क इज द ओड ऑफ फेलियर और सिग्निफिकेंट। तो इस टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, वो जो सिंपल जॉब होती है उसको करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसी जगह पर टफ टास्क परफॉर्म नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑड्स ऑफ फेलियर की कैटेगरी में आ जाएंगे और उनको लोग फेलियर समझेंगे। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या होगा, दे फेवर टास्क विद मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये फेवर करते हैं ऐसे टास्क को जो कि मॉडरेट लेवल के होते हैं। ठीक है, और हाई अचीवर्स ऑफन वर्क बेटर व्हेन दे रिसीव कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस फीडबैक एंड द जो है द डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। और हाई अचीवर जो होते हैं वो ऑफन क्या करते हैं, वर्क बेटर करते हैं जब उनको रिसीव हो रहा कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस भी का उनको फीडबैक रिसीव होता है। ठीक है, उनको एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, मतलब जॉब में अगर डायरेक्टली लिंक्ड है तो वहां पे वो अच्छे से काम करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी कि अ सेंस ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग वन सेल्फ इज रेफर्ड टू एज सेल्फ स्टीम। एक दूसरे को पसंद करना, ना पसंद करना, ये सेल्फ स्टीम होता है, वन सेल्फ। ठीक है, अ सेंस ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग वन सेल्फ। A person with a strong drive for achievement is to say to have a high self esteem। जो कि जिसका स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है किसी भी वर्क को
किसी भी गोल को अचीव करने का उसकी हाई सेल्फ स्टीम होती है। सच इंडिविजुअल फील दैट दे हैव द नेसेसरी स्किल टू सक्सेस इन वर्क, ठीक है। और पीपल हु हैव हाई सेल्फ, जिसका हाई सेल्फ स्टीम होता है वो हाई रिस्क टेकर भी होता है। दे लाइक डेंजरस एंड डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। इसी के साथ में उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल भी होता है। वो वैल्यू करते हैं प्राइड, फ्लेयर, रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट जो एंड इंडिपेंडेंस, जो कि फुलफिल्ड होती है हायर ऑर्डर रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है। और ये ओवर किसकी, सिंपल मॉनिटरी मोटिवेशन के ऊपर ये हायर ऑर्डर रिक्वायरमेंट, यानी कि जिसमें प्राइड है, फ्लेयर है, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट है, उस पर ज्यादा ये फोकस करते हैं और उसी को वैल्यू भी करते हैं। और जो पीपल विद लो स्टीम होते हैं ये अदर हैंड पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, यानी कि ये वैल्यू एंड अप्रिशिएट करते हैं अदर के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को, ठीक है। और ये कोई विश नहीं करते हैं, ठीक है। दे नॉट विश टू बी इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एज अ रिजल्ट दे स्ट्राइव टू प्लीज। एक आता है रिस्क टेकिंग, पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग रिस्क वेरी, द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग, दिस द रिस्क टेकर्स आर मोर इंक्लाइंड टू मेक क्विक डिसीजन। जो रिस्क टेकर होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं और इनका विलिंगनेस होती है एक्सेप्ट करना रिस्क को, जो कि इम्पैक्ट करती है डिसीजन मेकिंग को। सो टेकिंग रिस्क इज ऑल्सो लिंक टू जॉब डिमांड, हाई रिस्क टेकिंग इज मोर प्रिवलेंट इन सम कास्ट, नेशनलिटी, रिलीजन्स एंड जेंडर ग्रुप। रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट करता है एम्प्लॉय की कैपेसिटी को to take difficult jobs and possesses a high level of achievement motivation. जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, बिहेवियर वाले लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो कनेक्ट करते हैं, जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कनेक्ट करता है एम्प्लॉय की कैपेसिटी को, ठीक है, ताकि वो डिफिकल्ट जॉब को कर सके और प्रोसेस कर सके हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन की। लास्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग भी कैपेसिटी है एडजस्ट करने की टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। इंडिविजुअल विद अ हाई सेल्फ मॉनिटरिंग स्कोर क्लोजली एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ अदर टू चेंज देयर ओन बिहेवियर, दे वैल्यू प्रोफेशनल मोबिलिटी। जो सेल्फ मॉनिटरिंग कैपेसिटी होती है ये भी एडजस्ट करती है डिमांड सिचुएशन के, जो डिपेंड करती है ना, डिमांड होती है सिचुएशन के, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती कर लेती है कैपेसिटी को। अब जो इंडिविजुअल है हाई सेल्फ मॉनिटरिंग लेके चल रहे हैं वो क्लोजली एग्जामिन करते हैं बिहेवियर ऑफ अदर टू चेंज देयर ओन बिहेवियर, खुद के बिहेवियर को चेंज करने के लिए दूसरे के बिहेवियर को एग्जामिन करते हैं क्लोजली। ये वैल्यू करते हैं प्रोफेशनल मोबिलिटी को, दे आर मोर इफेक्टिव एट परफॉर्मिंग ऑपोजिशन रोल। ये जो होते हैं ये काफी मोर इफेक्टिव होते हैं परफॉर्म करने के लिए ऑपोजिंग रोल को। This individual can wear a mask that is appropriation to the situation. As a result, highly self-monitoring person exhibit a high degree of behavioral inconsistency. Therefore, self-monitoring attribute assist manager in understanding their subordinates' personality and behavior to guide, motivate, communicate, and control them on job. That's it. Self-monitoring के personality locus of control, Machiavellianism, self-esteem, personality के ये टाइप्स बताए गए, सेल्फ स्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग, ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। सो ये आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कवर किया और इसी के साथ में हमारा पर्सनालिटी वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट्स में हमने इसे कवर कर लिया है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा पर्सनालिटी कवर होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।